नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू ने बूढ़ी सास को धक्के मारकर घर से निकाला। बुढ़िया, इस घर में रहना है तो मुझे पैसे कमा कर दे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अरे सुनीता, कहाँ हो यार? मार्केट नहीं चलना है क्या? जल्दी करो। सोहन अपनी पत्नी सुनीता से बोलता है। आ रही हूँ बस। और हाँ, मुझे साड़ी के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी भी खरीदनी है, सुनीता अपने पति से बोलती है। तो उसका पति बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, आज शहर के सबसे बड़े शोरूम से तुम्हारे लिए करवा चौथ की साड़ी खरीदनी है और उसके अलावा तुम्हें कुछ भी खरीदना है तो खरीद लेना। सुनीता और उसका पति दोनों गाड़ी में बैठकर शहर के सबसे बड़े शोरूम के लिए निकल जाते हैं। शोरूम में सुनीता अपनी बूढ़ी सास को मालिक की वाली कुर्सी पर और गल्ले के पास बैठा हुआ देखती है तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, हे बुढ़िया, तू इस शोरूम के मालिक की कुर्सी पर क्यों बैठी है? लगता है गल्ले के पैसे चुराने के लिए बैठी है। और इतने दिन से कहाँ गायब थी? घर चल, तेरी अच्छे से खबर लेती हूँ। खबरदार भाभी, जो मेरी माँ से कुछ भी उल्टा सीधा कहने की हिम्मत की, क्योंकि जिस शोरूम में तुम शॉपिंग करने के लिए आई हो, यह पूरा शोरूम मेरी माँ का है। कमली की बात सुनकर सुनीता की आंखें फटी रह गईं और वो सोच में डूब गई। बहू, मेरी बेटी को मत मारो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। ठीक है बुढ़िया, आज तो छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से अगर मेरी बात टालने की कोशिश की तो तुझे पता है इस घर में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों को इस घर से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक तो तुम लोगों को अपने घर में रख रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों को खाना भी खिलाओ। अभी तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, जा कर के कुछ काम धाम देखो और कुछ पैसे कमा कर लाओ, तभी मैं इस घर में तुम्हें रखूंगी। बेटा, तुम्हारे कहने से मैं 2 दिन से अपने लिए काम ढूंढने तो जा रही हूँ, लेकिन मुझ बुढ़िया को कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। यह मेरी उम्र है क्या काम करने की? लोग तो मुझे देखते ही काम देने से मना कर देते हैं, और इस बुढ़ापे पर मैं काम भी क्या करूँगी? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है ना, और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। अब बताओ मैं बाहर जाकर क्या काम करूँ? मुझे नहीं पता। किसी के घर में जाकर झाड़ू लगाओ, बर्तन धुलो, कुछ भी करो, चाहे सड़क पर जाकर भीख मांगो, लेकिन घर में पैसे कमा कर लाओ, तभी मैं तुम दोनों माँ बेटी को अपने घर में रखूँगी। बहुत दिन तो माँ बेटी को फोकट में खिला दिया, अब अगर खर्चे के लिए पैसे कमा कर नहीं दोगी तो इस घर में निकाल फेंकूंगी, समझी? ठीक है, मैं आज फिर अपने लिए कुछ काम देखने के लिए जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी को नहीं मारोगी, यह वादा करो। दरअसल संगीता देवी की बेटी कमली विकलांग है। बचपन में उसको फालिश मार गया था, जिसकी वजह से ठीक से चल भी नहीं पाती है, वॉकर की मदद से चलती है। जब उसको फालिश मारा था उसके 1 साल पहले ही संगीता देवी के पति की मृत्यु हो गई थी। वह अपने बहू बेटे के घर में आकर के रहने लगी थी, क्योंकि घर पर खाने पीने का और खर्च चलाने का कोई भी जरिया नहीं था। जब बेटी को लकवा मारा था तो संगीता देवी ने बार बार अपने बेटे से जीत करके डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कहा था, तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर इनका सही तरीके से साल भर तक इलाज चलेगा तो यह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, नहीं तो इसी तरह से पूरी जिंदगी लंगड़ा कर चलती रहेंगी। लेकिन बेटे बहू ने कमली के इलाज के लिए पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हारे खर्चे भी उठाऊं और तुम्हारी बेटी का इलाज भी कराऊं। घर में रह कर के 4 रोटियां खा रही हो, यही बहुत बड़ी बात है, और रहने के लिए छत दे रहा हूं, यही एहसान मानिए। संगीता देवी के बेटा बहू 1 नंबर के स्वार्थी और लालची हैं।
उन दोनों को पैसे के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि अपनी माँ और बहन भी दिखाई नहीं देती हैं। बहू बेटे अपनी माँ और बहन को 2 वक्त की रोटी तो देते थे, लेकिन वह भी उनको खलती थी। इसके बदले में वह संगीता देवी से पूरे घर का काम करवाते थे। और संगीता देवी करती भी क्या, बुढ़ापे की उम्र में अपनी विकलांग बेटी को कहाँ लेकर जाती। इस बुढ़ापे पर उन्हें सहारा देने वाला भी कोई नहीं था। अपने बहू बेटे के घर में अपमान सहकर रहने लगी। इतने बड़े घर में संगीता देवी की बहू ने उन्हें और उनकी बेटी को रहने के लिए सबसे पीछे का एक कमरा दिया है, जिसमें उसने स्टोर का सामान भी रखा हुआ है। बहुत सारा कबाड़ भी भरा हुआ था। कमरे में माँ बेटी दोनों के चारपाई तक नहीं बिछ पाती थी। सिर्फ एक पलंग पड़ा है और एक गद्दा नीचे बिछाकर संगीता देवी लेट जाती हैं, किसी तरह से अपने बहू बेटे के एहसान तले दबकर और बहू बेटे का अपमान सहकर अपने जीवन को काट रही हैं। क्योंकि पति की मृत्यु हो जाने के बाद ही बेटे गांव आए और यह कहकर गांव का मकान बेच दिया कि अब आप लोग इधर गांव में रह करके क्या करेंगे, हमारे साथ शहर चलिए, इस कमली का इलाज भी कराएंगे और आपको भी उधर अच्छे से रखेंगे। घर बनवाने के लिए बेटे बहू ने बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें की थी। मेरे बुढ़ापे पर देखभाल करने की बात कही थी और मेरी बेटी कमली का बड़े से अस्पताल में इलाज कराने की भी बात कही थी। मैं भी अपने बेटे बहू के घर यही सोच कर आ गई थी कि गांव में क्या करूंगी। अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, कम से कम मेरा बेटा मुझे और मेरी विकलांग बेटी को सहारा दे रहा है, अपने साथ ले जा रहा है, यही बहुत है। लेकिन नियति को किसको पता था कि बहू बेटे के मन में क्या चल रहा है। जब तक गांव का घर नहीं बिका था, तब तक बहू बेटे ने मुझे और मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखा, लेकिन जैसे ही गांव का घर बिक गया और पैसे बेटे के हाथ में आ गए, उसके बाद तो बहू बेटे के तेवर ही बदल गए थे। बेटा पढ़ने में होशियार था तो भगवान की दया से उसकी अच्छी खासी नौकरी लग गई, पैसे भी खूब कमाता है, लेकिन अपने सारे पैसे अपनी पत्नी के ऊपर ही लुटाता है। कभी अपनी माँ को 4 पैसे नहीं देता, अपनी बहन की दवाइयों के लिए 4 पैसे खर्च नहीं करता। दर्द के मारे कमली कर्राती रहती है, लेकिन मजाल है कि बहू बेटे के हाथ से थोड़े भी पैसे निकल जाए। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन अब तो बहू को घर में बैठी हुई सास और ननद बोझ लगने लगी है। हालांकि बहू अपनी सास से घर के सारे काम करवाती है और खुद पूरा दिन पलंग पर लेटी लेटी आराम करती रहती है, और संगीता देवी जी घर के झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ करती हैं, और बहू अपनी सास को सबसे बाद में खाने के लिए देती है। बाद में जो भी बच जाता है वह उन दोनों को खाने के लिए दिया जाता है। कभी कभी तो बासी खाना भी बहू माँ बेटी को खाने के लिए दे देती है और बेटा कुछ भी नहीं कहता। एक दिन बहू संगीता देवी को दिन का बासी खाना देकर चली गई। संगीता देवी जी ने रोटियों को खोलकर देखा तो उनके अंदर फफूंदी लग गई थी। फफूंदी लगी रोटी को देखकर कमली कहती है, माँ आप यह रोटियां मत खाओ, पूरा दिन घर का काम करती हो, भर पेट खाने को भी नहीं मिलता है, तो मैं आपकी सहायता भी नहीं करा पाती। आप यह बासी खाना मुझे दे दो, मेरा तो नया शरीर है, मैं इसको हजम कर लूँगी, पर आपके बुढ़ापे के शरीर में यह बासी खाना नुकसान कर देगा। और अपने शरीर की विकलांगता पर कमली आंसू बहाने लगती है कि माँ भाभी आप पर इतना अत्याचार करती हैं, इतना काम करवाती हैं, लेकिन मैं आपकी कोई सा भी सहायता नहीं कर पाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बस नरक बन के रह गई है। ऐसी ज़िंदगी से तो लगता है कि मैं मर ही जाऊं।
तो अच्छा होगा। संगीता देवी अपनी बेटी कमली के मुंह पर हाथ रखती हुई कहती हैं, ना ना बेटा, ऐसी बात नहीं करते। एक तू ही तो है मेरे जीने का सहारा। तेरे पिता के जाने के बाद बहू बेटे कब पराए हो गए पता ही नहीं चला। अगर तू भी चली गई तो मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तेरे लिए तो मैं कुछ भी करूंगी, तू चिंता मत कर। माँ, मुझसे भाई और भाभी का ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता है। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाती जिससे आपको इस नरक से निकाल पाती। छटपटाती हुई कमली कहती है, क्योंकि कमली से अपनी माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। तभी उसकी भाभी आ गई। दोनों माँ बेटी को बात करते हुए देखती हैं तो गुस्से से तमतमाते हुए कहती है, हे बुढ़िया, अपनी बेटी के साथ मिलकर मेरी बुराइयां कर रही है। चल, घर में कितने सारे काम पड़े हुए हैं, पहले उनको निपटा ले। और तुमसे अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहा था, कुछ काम मिला या नहीं? कितने दिनों से बोल रही हूँ कि अगर इस घर में रहना है तो काम ढूंढो और पैसे कमा कर दो, लेकिन दोनों माँ बेटी मुफ्त का खाने के लिए आ जाती हैं। चलो जल्दी से सारे काम करने के बाद अब अपने लिए बाहर कुछ काम देखने जाओ, जिससे 4 पैसे कमा कर लाओ। बहू, मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, बस थोड़े से बर्तन हैं, वह और धुल देती हूँ। उसके बाद 2 रोटी खाकर काम ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी। बहू, आज की 2 ताजियाँ रोटी दे दे, क्योंकि तुमने जो बासी रोटियां दी हैं वह तो खराब हो गई हैं। उनको खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। हे बुढ़िया, रोटी खाने की क्या जरूरत है, पहले काम ढूंढ के आ। अगर एक दिन रोटी नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। मैंने तो कभी नहीं सुना कि बासी रोटी खाने से कोई मर गया है। अगर खानी है तो वही रोटी खा लो और चुपचाप से अपने लिए कुछ काम ढूंढने जाओ। हाँ, थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं, उन बर्तनों को धुल के जाना। बहू कमली का हाथ पकड़कर बाहर दरवाजे की तरफ धक्का दे देती है। पूरे दिन कमरे में बैठी रहती है। यह झाड़ू पकड़ और बाहर वाले आंगन में झाड़ू लगा। और अपनी बेटी को दरवाजे के पास गिरा हुआ देखकर संगीता देवी दौड़ कर आती हैं। देखती है तो कमली के पैरों में जगह जगह खरोंच पड़ गई है, जहाँ से खून निकलने लगा है। संगीता देवी की आंखों में आंसू आ गए। कमली अपनी माँ की आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती है, माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। एक दिन समय बदलेगा, तुम देखना। आज जो भाई भाभी आपको और मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, एक ना एक दिन उन्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। इतना कहकर कमली पास में पड़े झाड़ू को उठाकर आंगन में घसीटते हुए झाड़ू लगाने लगी। संगीता देवी जी अपनी आंखों में आंसू लिए घर के काम निपटाने के बाद अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल गई। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच रही हैं कि वह ऐसा क्या काम करेंगी जिससे पैसे कमा सके। संगीता देवी जी ने सोच लिया है कि अब वह कुछ ना कुछ जरूर करके रहेंगी। अपने और अपनी बेटी के लिए उन्हें कुछ करना है। जिस दिन वह कुछ करने लगेंगी उसी दिन अपनी बेटी को लेकर इस घर से निकल जाएंगी, क्योंकि अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था अपने बहू के अत्याचार को सहना। बेटा तो कब का गूंगा हो गया था, कुछ कहता ही नहीं था। इसीलिए संगीता देवी ने ठान लिया था कि अब वह कुछ ना कुछ जरूर करके रहेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अगले ही पल संगीता देवी सोचने लगती हैं कि उन्हें घर के कामों के अलावा कुछ भी नहीं आता। अंगूठा छाप हैं, कोई उन्हें काम क्यों देगा। चलते चलते वे बाजार में पहुंच गई। बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं। तभी उनकी नज़र दर्जी की दुकान पर पड़ती है। उसकी दुकान पर बहुत सारी सिलाई मशीन रखी हुई हैं, सिलाई का काम हो रहा है। बहुत सारी औरतें उसके अंदर सिलाई का काम कर रही हैं। उसका बहुत बड़ा बुटीक है। दर्जी की दुकान के बाहर खड़ी हुई संगीता देवी जी सोचती हैं कि उन्हें सिलाई का काम तो आता ही है, उन्हें बहुत अच्छे से सूट सिलने आते हैं। गांव में सभी औरतों के सूट और ब्लाउज वही सिलती थी, तो क्यों ना वह दर्जी की दुकान पर अपने लिए कोई काम मांग ले। शायद वह मुझ बुढ़िया पर दया खाकर कोई काम दे दे।
दर्जी की दुकान के अंदर जाने पर दर्जी मास्टर पूछता है, क्या अम्मा जी कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ बेटा, कुछ काम चाहिए। अगर तुम्हारे इधर कुछ काम हो तो मुझे दे दो। अरे अम्मा, तुम्हें क्या आता होगा? हमारे इधर तो नए नए लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिलाई सीखी हुई है। तुम इधर क्या काम करोगी? बेटा, मुझे भी ब्लाउज और सूट सिलने बहुत अच्छे से आते हैं। मैं अपने गांव में बहुत अच्छी सिलाई किया करती थी। सब मेरे पास ही अपने कपड़े लेकर आते थे। गांव में अधिकतर महिलाओं के मैं ही सूट और ब्लाउज मैं ही सिलकर देती थी। अच्छा माँ जी, अगर तुम्हें काम चाहिए तो पहले मुझे एक सूट और ब्लाउज सिल कर दिखाना होगा। अगर तुम्हारे काम में सफाई होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर काम दे दूंगा। दर्जी मास्टर संगीता देवी को 2 कपड़े देता है। 2 से 3 घंटे में वो कपड़े सिलकर दर्जी मास्टर को दिखाती हैं। कपड़े इतने सफाई से सिले थे कि दर्जी मास्टर अम्मा जी को काम दिए बिना रह ही नहीं पाता है और कहते हैं, अम्मा जी, आपकी मेरे इधर नौकरी पक्की है। कल से आप समय से आ जाया करो। इसके लिए मैं आपको हर महीने 10,000 दिया करूँगा। दर्जी मास्टर की बात सुनकर के संगीता देवी खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि अब जब उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे तो वह अपनी बेटी की दवाइयों का खर्चा आसानी से निकाल पाएंगी और बहू भी अब उन्हें परेशान नहीं करेगी। थकी हारी संगीता देवी जी शाम तक घर वापस आईं और अपनी बेटी के पास देखने चली गई कि वह ठीक है या नहीं। देखा तो कमली आराम से चारपाई पर सो रही है। घर में बहू बेटा कोई भी नहीं थे, शायद बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। संगीता देवी जी सुबह सुबह बिना खाए ही निकल गई थी। अब उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। वह थाली में खाना लेकर परोस कर जैसे ही खाने के लिए बैठती हैं, तभी उनकी बहू बाजार से आ गई। खाने की थाली को हटाते हुए कहती है, अब तुम्हें इस घर में खाने को तभी मिलेगा जब तुम इस घर में पैसे कमा कर दोगी। फोकट में तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। बहुत दिनों से खिला रही हूँ, अब बस बहुत हो गया। यह बताओ, तुम्हें नौकरी मिली या नहीं मिली? बहू, सुबह से भूखी हूँ। सुबह भी खाना खाकर नहीं गई थी। खाना तो खाने दो, फिर आराम से सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। नहीं, जब तक तुम्हें काम नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। संगीता देवी अपने साड़ी के पल्लू से 500 रुपये निकाल के बहू को दे देती हैं और कहती हैं, यह लो बहू, 500 रुपये। मुझे नौकरी मिल गई है और यह 500 रुपये मुझे एडवांस में दिए हैं। अब कल से मैं पैसे कमाने के लिए चली जाया करूँगी। बहू बड़ा अचंभित होकर कहती है, अच्छा, तुम्हें काम मिल गया? जरूर किसी ढाबे में बर्तन धोने का काम मिला होगा या किसी दुकान में झाड़ू पोछा करने का। और इससे ज़्यादा तुम कुछ कर ही क्या सकती हो? आता ही क्या है तुम्हें? और हाँ, तुम यह मत सोचना कि घर से बाहर पैसे कमाने के लिए जा रही हो तो घर के सारे काम मैं करूँगी। घर से बाहर जाने से पहले घर के सारे काम करके जाना। झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ। मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। सुबह जल्दी उठ जाना और टाइम से आकर के फिर से सारे काम करना। खाने की थाली को सास की तरफ खिसकाते हुए बहू ने कहा और अपने कमरे में चली गई। भूख की प्यासी संगीता देवी थाली के खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती हैं क्योंकि भूख के मारे उनका दम निकल रहा था। थोड़ी देर में संगीता देवी की बेटी कमली जाग गई। कमली अपनी माँ को आवाज़ देती है। संगीता देवी खाना खाने के बाद अपनी बेटी के पास जाती हैं और उसके सर पर हाथ घुमाते हुए कहती हैं, बेटा, मुझे बाहर कुछ काम मिल गया है। अब मैं रोज़ काम पर जाया करूँगी। तुम अपना ख्याल रखना। घर पर अब जब कुछ पैसे कमाकर घर पर बहू को दूंगी तो वह हमसे अब गुस्सा नहीं करेगी। आराम से हम दोनों को इस घर में रहने देगी। पर माँ, आपको काम क्या मिला है यह तो बताइए। कमली, तुम्हें तो पता है, जब मैं गांव में रहती थी
तो सभी लोगों के कपड़े मैं ही सिलती थी, क्योंकि गांव में तो टेलर होते ही नहीं हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी, सब लोग मुझसे ही कपड़े सिलवाते थे। आज मेरी वही कला मेरे काम आ गई और एक दर्जी मास्टर ने मुझे अपनी दुकान पर काम के लिए रख लिया है। और तुम्हें पता है, उसके लिए उसने मुझे 500 रुपये एडवांस में भी दिए हैं। पूरे 10,000 महीने का देगा। अच्छा माँ, यह तो बहुत अच्छा है। माँ, मैंने भी तो आपसे सिलाई सीखी है, तो क्यों ना मैं भी आपके साथ सिलाई की दुकान पर चलाई जाया करूं, जिससे मैं भी आपकी सहायता कर सकूंगी। मुझे भी अच्छा लगेगा। आप चली जाती हैं तो पूरा दिन घर पर अकेली रहती हूँ, ना तो कोई मुझसे बात करता है और ना ही कोई मुझे देखता है। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है, और सिलाई तो तुझे भी आती है, पर मैं तुझे इतनी दूर तक कैसे ले जाऊंगी। एक काम करते हैं बेटा, तेरे लिए एक व्हील चेयर खरीद दूंगी, जिस पर बैठाकर मैं तुझे लेकर चली जाया करूंगी और वापस भी ले आया करूंगी, और उधर चलकर तो सिलाई का काम कर दिया कर और तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन माँ, व्हील चेयर खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए। भाभी तो आपको पैसे नहीं देंगी। बेटा, एक बार बहू से बात करके देखूंगी, हो सकता है वह पैसे दे दे। दूसरे दिन संगीता देवी जी अपनी बहू से कमली की व्हील चेयर के लिए बात करती हैं, तो बहू कहती है, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। जितने पैसे कमा कर लाओगी, पूरे पैसे मेरे हाथ में रखना। बहू की बात सुनकर कमली निराश हो गई, तो संगीता देवी उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटा तू चिंता मत कर, मैं किसी न किसी तरह से तेरे लिए व्हील चेयर का इंतजाम कर लूँगी। संगीता देवी 2 महीने तक सिलाई का काम करती हैं और हर महीने 5,000 अपनी बहू के हाथ में रख देती हैं। घर के सारे काम करती हैं। सिलाई के काम के साथ ही कभी कभी उन्हें उधर एक्स्ट्रा काम भी मिल जाता है, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। और पिछला 1 महीना तो पूरा सा सीजन ही था, जिसमें उन्हें बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा काम मिले थे, जिससे उनके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो चुके थे। उन पैसों से वह अपनी बेटी के लिए व्हील चेयर खरीद लेती हैं। व्हील चेयर देखकर बहू उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, यह व्हील चेयर कहाँ से खरीदी, कहाँ से आए इतने सारे पैसे, बहुत सारे पैसे बर्बाद करती हो। व्हील चेयर खरीदने से पहले मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। संगीता देवी जी कहती हैं कि उसके मालिक ने उसकी बेटी के लिए दी है, जिससे वह भी सिलाई का काम जाकर कर सके। अब तो संगीता देवी अपनी बेटी कमली को साथ लेकर जाने लगी। दोनों माँ बेटी खूब मेहनत से सिलाई का काम करती और उनका काम लोगों को बहुत पसंद आता। 6 महीने काम करने के बाद ही सिलाई मास्टर ने माँ बेटी दोनों के ही पैसे बढ़ाकर डबल कर दिए। अब दोनों को दुगने पैसे मिलने लगे। बहू को जब पता चला कि दोनों के पैसे बढ़ गए हैं, तो वह दोनों के पैसों को छीन करके अपने पास रख लेती और कहती, एक बूढ़ी और एक विकलांग, तुम दोनों को पैसों की क्या जरूरत। बेटा, हम दोनों माँ बेटी इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, घर का सारा काम करते हैं, उसके बाद सिलाई का काम करने जाते हैं, और जितने भी पैसे कमा कर लाते हैं तुम अपने पास रख लेती हो। उसमें से कुछ पैसे तो मुझे दे दिया करो। ए बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ा रही है। तुम्हारा काम पैसे कमा कर लाना है और मुझे देना है, और घर के सारे काम करना है, ना कि पैसों को अपने पास रखना। तेरी औकात पैसों को अपने पास रखने की नहीं है, बस पूरा दिन काम करने की है। तू इन पैसों को नहीं संभाल पाएगी। तू ठहरी अनपढ़ गंवार, इन पैसों को संभालना क्या जाने। कभी तूने इतने पैसे अपनी जिंदगी में देखे भी हैं? तेरी औकात बस घर की एक नौकरानी की है। जितनी है घर के चुपचाप से काम कर, और बाहर से जो भी पैसे कमा कर लाती है वह मुझे दे। और तुम्हें इस घर में रहने के लिए छत, खाने को खाना मिल रहा है, यही बहुत है। इससे ज़्यादा तुम मुझसे इस घर में कुछ भी उम्मीद करना मत।
यह मेरा घर है और मेरे हिसाब से तुम्हें इसमें रहना पड़ेगा। कमली को अपनी भाभी की यह सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। वह तो उस मौके की तलाश में थी जब उसके और माँ के हाथ में कुछ पैसे आए और वह भाई भाभी का घर हमेशा के लिए छोड़ दे। एक दिन संगीता देवी कमली के साथ सिलाई सेंटर पर गईं तो शाम को वापस ही नहीं आए। घर पर शाम को खाने की तैयारी करनी थी। इधर संगीता परेशान थी कि बुढ़िया अभी तक घर नहीं आई। घर में किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, पूरा घर गंदा हो गया है, सफाई होनी है और अभी तक नहीं आई है। आने दो, आज दोनों को अच्छी तरह से खबर लूंगी। लेकिन शाम को 6:30 से रात के 10 बज गए, माँ बेटी घर नहीं आई। सुनीता को यह तो चिंता नहीं थी कि उसकी सास और उसकी ननद घर नहीं आई, लेकिन उसको चिंता यह थी कि घर के काम उसको करने पड़ेंगे। बाकी उसे अपनी सास ननद से कोई मतलब नहीं था। बहुत दिनों तक संगीता देवी और कमली घर ही नहीं जाते हैं और इधर सुनीता भी उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं समझती है। उसको लगता है अच्छा है घर से भला टल गई, लेकिन फिर उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी सास घर पर थी तो घर के सारे काम करती थी। उसे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब उसे घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से बहू चिड़चिड़ी हो रही है और अपनी सास पर बहुत गुस्सा कर रही है। साथ ही साथ उसे अपनी सास के पैसे भी बहुत प्यारे लगने लगे थे कि घर के काम करने के साथ साथ बुढ़िया पैसे भी कमाने लगी थी। उसकी अपाहिज बेटी भी पैसे कमा कर दे रही थी। अब दोनों की अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। पैसे भी चले गए और साथ में घर के काम भी करने पड़ रहे हैं। पूरा साल कब निकल गया पता ही नहीं चला, लेकिन कमली और उसकी माँ घर वापस नहीं आई। हफ्ते भर बाद करवा चौथ आने वाला था। एक दिन सुनीता न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी तो न्यूज़पेपर के बीच में रखा हुआ का पेपर पढ़ती है तो अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपने ही शहर में एक बहुत बड़ा साड़ियों का शोरूम खुला है जहां पर बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां मिलती हैं। इस बार मुझे वहां लेकर चलो, अभी नया नया शुरू हुआ है, कुछ ऑफर भी लगे हुए हैं। इस शोरूम के बारे में मेरी एक सहेली भी बता रही थी, कह रही थी कि इस शोरूम पर एक बार ज़रूर जाना। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, सिले हुए भी मिलते हैं और बिना सिले भी मिलते हैं। मुझे तो सिले हुए कपड़े और करवा चौथ की साड़ी खरीदनी है। ठीक है डार्लिंग, तुम कहती हो तो कल ही चलते हैं। कल मेरे ऑफिस की छुट्टी भी है। दोनों अगले दिन दुकान पर जाने का प्लान बनाते हैं। सुनीता मन ही मन सोचती है कि मैं करवा चौथ के लिए बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। तभी अरे सुनीता जल्दी करो, हमारे शहर में जो बड़ा शोरूम खुला है, आज तुम्हें करवा चौथ की साड़ी दिलाने के लिए उधर लेकर चलना है। जैसे ही सुनीता को उसका पति शोरूम के बाहर पहुंचता है तो शोरूम के बोर्ड पर लिखा नाम उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उस पर कमली संगीता नाम लिखा हुआ है, लेकिन फिर सोचते हैं इस इतनी बड़ी दुनिया में कमली संगीता नाम की बहुत है, कौन सी उसकी बुढ़िया सास ही है। शोरूम के अंदर बहुत सारे लोगों की भीड़ है, 8 से 10 लोग काम करने वाले हैं। एकदम चमचमाता हुआ शोरूम को देखकर सुनीता की आंखें चौंधिया जाती हैं। सुनीता अपने कपड़ों को खरीदने लगती है। वाकई में बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के कपड़े हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से सिले गए हैं। ऐसा लग रहा है किसी डिज़ाइनर ने कपड़े बनाए हों। यह तो रेडीमेड कपड़ों की बहुत ही अच्छा शोरूम है। अब तो मैं हमेशा ही इधर आया करूँगी, खुश होती हुई सुनीता कहती है। तभी सुनीता की नज़र अपनी सास पर पड़ी जो उधर एक बहुत ही महंगी और घूमने वाली कुर्सी पर बैठी हुई है। पास में ही एक बड़ा सा पैसों का बॉक्स रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं। अपनी सास को कुर्सी पर बैठा
हुआ देखकर सुनीता अपने पति को कहती है, देखो तुम्हारी बूढ़ी माँ उधर दुकान के मालिक की कुर्सी पर बैठी हुई है, लगता है गले से पैसे चुराने के लिए बैठी है। आज इसको अच्छा सबक सिखाती हूँ। सुनीता अपनी सास के पास जाकर तेजी से हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्यों बुढ़िया, इतने दिनों से घर नहीं आई, इतने दिनों से कहाँ गायब थी? और तू तो किसी दुकान पर काम करती थी। क्या इसी दुकान पर काम करती है? इतने दिनों से बहुत सारा माल कमा लिया होगा। चल वह सारे पैसे निकाल, आज तेरे ही पैसों से मैं शॉपिंग करूंगी। और बताया भी नहीं कि तू इधर काम करती है, इधर तो तुझे बहुत पैसा मिलता होगा। चल बहुत पैसे इकट्ठा कर लिया है, निकाल। तभी पास ही कुर्सी पर बैठी हुई कमली उठकर आई और अपनी भाभी का हाथ झटकते हुए बोली, भाभी माँ को हाथ भी मत लगा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमली को ठीक से चलता हुआ देखकर उसकी भाभी सुनीता दंग रह गई। ओ लंगड़ी लूली, तू भी चलने लगी? तू कैसे चलने लगी? क्यों भाभी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरी जिंदगी विकलांग ही रहती? अरे तुम्हारे घर में रहती तो नौकरों की तरह ही जिंदगी काटती रहती। वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने माँ से कहा कि जब हम दोनों पैसे कमाते हैं तो हम अपना आराम से क्यों नहीं रह सकते हैं। अब मुझे अपने पैसे भाभी को नहीं देने हैं। हम जितने भी पैसे मिलते हैं उतने में हम आराम से अपना खर्चा चला सकते हैं। और उसी दिन हम दोनों माँ बेटी ने तुम्हारे घर पर आने से मना कर दिया था और तुमने तो बाद में हमें ढूंढने की भी कोशिश नहीं की कि हम जिंदा भी हैं या मर गए। हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि हमने अपना इलाज भी करा लिया और मैं अपने पैरों पर धीरे धीरे चलने लगी हूँ। भगवान की दया से लोगों को हमारा काम इतना अधिक पसंद आया कि आज मैंने अपनी खुद की इतनी बड़ी दुकान डाल ली। हम दोनों माँ बेटी बहुत मेहनत से इसमें काम करते हैं। अब तुम हमें कमज़ोर समझने की या मजबूर समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और क्या कहा था तुमने कि मेरी माँ की पैसे रखने की औकात नहीं है? देख लो, मेरी माँ आज पूरी दुकान की मालकिन है। दुकान का सारा पैसा मेरी माँ ही संभालती है। अगर अब तुमने मेरी माँ से कुछ कहा तो ईंट का जवाब पत्थर से खाओगी। चुपचाप से मेरी माँ का हाथ छोड़ दो। अपनी ननद कमली के तेवर देख करके सुनीता सक पका गई और सबके सामने कमली ने जिस तरह से डांटा, अब तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वह अपनी सास से कुछ कह पाती। हालांकि इतनी बड़ी दुकान और पैसे देखकर उसके मन में लालच तो आया। वह अपनी सास के पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी कि आप मेरे साथ घर चलिए, अब मैं आपको आराम से रखूंगी, कभी कुछ नहीं कहूँगी, कोई काम भी नहीं कराऊंगी। बहू की बात सुनकर संगीता देवी जी कहती हैं, कौन सा घर? वह घर नहीं है मेरा, मैंने अपना दूसरा घर खरीद लिया है। मैं और मेरी बेटी उधर बहुत आराम से रह रहे हैं। अब तुम अपने उस सड़े से घर में रहो, मुझे उस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। निकल जाओ मेरी दुकान से। सुनीता चुपचाप से उस दुकान से निकल गई और दूसरी दुकान में चली गई। आज सुनीता अपनी सास और ननद की तरक्की देखकर जली जा रही है। गुस्से में बिना साड़ी खरीदे ही घर चली गई। तो दोस्तों, हमें अपने घर में रहने वाले सभी सदस्यों को मान सम्मान देना चाहिए, किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। पता नहीं समय कब बदल जाए और वह व्यक्ति हमारे सामने इतना मजबूत बनकर खड़ा हो जाए कि हम पूरी जिंदगी ईर्ष्या से ही जलते और कुढ़ते रहें। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।